गुड मॉर्निंग गर्ल्स। सो क्लास में हमने मियोसिस थोड़ा सा डिस्कस कर लिया था। मियोसिस जैसे कि दोबारा से मैं थोड़ा सा ब्रश अप कर रही हूँ। मियोसिस इज़ अ रिडक्शनल डिवीजन। ठीक है, रिडक्शनल क्यों कहते हैं? बिकॉज द क्रोमोसोम नंबर रिड्यूसेस टू हाफ। क्रोमोसोम नंबर रिड्यूसेस टू हाफ, प्लॉइडी अपने आप हाफ हो जाएगी। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है हमारा कि डीएनए कंटेंट जो होगा वो सेम रहेगा एज द पेरेंट सेल। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा पेरेंट सेल है 2n इज इक्वल्स टू 4, ठीक है, तो मेरे 4 डॉटर सेल्स बनते हैं आफ्टर मियोसिस एंड सबका प्लॉइडी हाफ होगा और क्रोमोसोम नंबर भी हाफ होगा। n इज इक्वल्स टू 2, n इज इक्वल्स टू 2, n इज इक्वल्स टू 2, n इज इक्वल्स टू 2। लेकिन जो मेरा पेरेंट सेल का जो डीएनए कंटेंट था, अगर 16C था तो सबका 16C ही रहेगा। सो डीएनए कंटेंट पे ना तो माइटोसिस में कोई इफेक्ट आता है और ना ही मियोसिस में आता है। जो भी फ़र्क आता है, माइटोसिस में तो कुछ भी फ़र्क नहीं आता, क्रोमोसोम नंबर भी रिमेन्स द सेम, दैट इज़ व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज इक्वेशनल डिवीजन एंड द डीएनए कंटेंट ऑल्सो रिमेन्स द सेम। मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर पे चेंज आएगा लेकिन डीएनए कंटेंट हमेशा पेरेंट सेल जैसा ही रहेगा। ऑल्दो इंटरफेस यहाँ पे भी हो रहा है, इंटरफेस माइटोसिस में भी हो रहा है, और एस फेज से गुजरेगा जब सेल तो उसका डीएनए कंटेंट 16C से 32C होगा। ये डेफिनेटली होगा। लेकिन एट द एंड ऑफ मियोसिस एज वेल एज माइटोसिस जो आपके डॉटर सेल्स बनेंगे उनके अंदर पेरेंट सेल जितना ही आपका डीएनए कंटेंट रहेगा। और क्वेश्चन जो आपसे पूछते हैं कि कौन सा ऐसा फेज होता है माइटोसिस का या मियोसिस का जिसमें आपका डीएनए कंटेंट जो है वो हाफ होता है। डीएनए कंटेंट तब हाफ होता है जब सिस्टर क्रोमेटिड्स आपकी स्प्लिट होती हैं, और सिस्टर क्रोमेटिड्स जो होती हैं आपकी स्प्लिट होती है माइटोसिस में, एनाफेज में। ठीक है, और मियोसिस के लिए अगर आपको बात करनी है एनाफेज ही होगा, बट मियोसिस दो बार होती है, उसके अंदर फेजेस 2 होते हैं, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। ठीक है, मियोसिस 1 से पहले एक इंटरफेज होगा जस्ट लाइक माइटोसिस जिसमें G1 होगा, फिर उसको एक ऑप्शन मिलेगा सेल को सेल साइकिल एग्जिट करने के लिए G0 का, देन S फेज होगा, देन G2 होगा। ठीक है, उसके बाद मियोसिस 1 होगा। मियोसिस 1 के एंड पे मैंने आपको बताया था क्रोमोसोम नंबर यहाँ पे हाफ हो जाता है। मियोसिस 2 के एंड पे आपका डीएनए कंटेंट जो 32C हो गया था एस फेज में वो तुम्हारा हाफ हो जाएगा, और वो हाफ होके कितना हो जाएगा एज पेरेंट। तो अब मैं आपसे पूछूं कि मियोसिस में कौन सा फेज है जिसमें डीएनए कंटेंट हाफ होगा, मतलब जिसमें सिस्टर क्रोमेटिड्स सेपरेट होंगी, वो होगा आपका एनाफेज 2। ओके, तो एनाफेज 2 के अंदर आपकी सिस्टर क्रोमेटिड्स सेपरेट होंगी। और याद रखना, अभी मैं आपको वैसे एक्सप्लेन करके पूरा दिखाऊंगी, बट अभी के लिए याद रखो एनाफेज 1 के अंदर आपके क्रोमोसोम्स जो हैं वो आपके सेपरेट हो जाएंगे। एनाफेज 1 के अंदर क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे हैं और एनाफेज 2 के अंदर सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो रही है। वेन एवर द क्रोमोसोम सेपरेट द क्रोमोसोम नंबर रिड्यूसेस टू हाफ। ठीक है, रिडक्शनल डिवीजन हो जाती है, और जब सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होती है तो डीएनए कंटेंट हाफ होता है। तो मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 में से एक्चुअल जो रिडक्शनल डिवीजन है वो है मियोसिस 1। वाई? बिकॉज एनाफेज 1 के अंदर क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे हैं, और मियोसिस 2 को हम इक्वेशनल डिवीजन बोलेंगे क्योंकि ऑलरेडी क्रोमोसोम नंबर हाफ हो चुका है, अब बस डीएनए कंटेंट हाफ हो रहा है। अब जितना हमने क्लास में पढ़ा था, हमने मियोसिस 1 का हमने प्रोफेज 1 कर लिया था। मियोसिस 1 में प्रोफेज 1 है, ठीक है, उसके बाद मेटाफेज 1 है, उसके बाद एनाफेज 1 है, उसके बाद टीलोफेज 1 है। ठीक है, हम प्रोफेज 1 की बात कर रहे थे।
सबसे लॉन्गेस्ट जो मियोसिस के अंदर फेज होता है वो होता है आपका प्रोफेज 1, ठीक है, क्योंकि प्रोफेज 1 के अंदर आपकी बहुत सारे सब स्टेजेस होती है। पहले होती है आपकी लेप्टोटीन, ठीक है, सेकंड होती है आपकी जाइगोटीन, देन थर्ड होती है आपकी पैकिटीन, फोर्थ होती है डिप्लोटीन एंड फिफ्थ होती है आपकी डाइकाइनेसिस। ओके, सो लेप्टोटीन स्टेज जैसे हमने क्लास में पढ़ा था, इसको हम बुके स्टेज कहते हैं। जाइगोटीन का जो ट्रेडमार्क है दैट इज साइनाप्सिस। साइनाप्सिस क्या है? साइनाप्सिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ a complex called as synaptonemal complex। कहाँ बनेगा? बिटवीन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। सो हम बेसिकली कर क्या रहे थे, जाइगोटीन में जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रोसेस हुआ था, पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स हो गए थे। पेयरिंग होने के बाद जैसे कि मेरा अगर सपोजिटली मेरा ये, क्योंकि अभी लेप्टोटीन में डीएनए कंडेंसेशन हैज़ जस्ट बिगन, ठीक है, तो मैं आपको, लेकिन हमने लेप्टोटीन में क्या बोला था कि सारे के सारे जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं, ऑल द 46 क्रोमोसोम्स सारे क्या हैं? रेप्लिकेटेड है, सबके पास 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स है, ठीक है। अभी कंडेंसेशन जस्ट स्टार्ट हुआ है और सारे जो आपके क्रोमोसोम्स हैं उनका एक सिस्टर क्रोमेटिड एटलीस्ट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे एक ही पॉइंट पे सारे के सारे अटैच होते हैं इस तरीके से। जैसे कि ये मेरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और इस पे आपके सारे के सारे अटैच होते हैं एक पॉइंट पे, ठीक है। तो ये बुके अपीयरेंस दिखाता है। ये इसलिए होता है सो दैट ईच क्रोमोसोम कैन फाइंड इट्स होमोलॉग, वो अपना पार्टनर ढूंढ सके, क्योंकि अगर आप एक पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स की बात कर रहे हो, ये 1 क्रोमोसोम है, ठीक है, रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम है, इसलिए मैंने 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स दिखाई हैं। ये भी एक क्रोमोसोम है, बट ये दोनों क्या है? अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड दीज 2 आर आइडेंटिकल क्रोमोसोम्स, इसलिए हम इस पेयर को बोलेंगे अ पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। तो ये दोनों क्रोमोसोम्स क्योंकि आपस में पेयर बना रहे हैं इसलिए ये होमोलॉगस क्रोमोसोम्स है, और ये इसका और ये इसका होमोलॉग कहलाता है। तो आपको पता है कि जाइगोटीन स्टेज में पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स होनी है, तो लेप्टोटीन स्टेज में the chromosomes have to find their homologs. That is why all the chromosomes, they are joined at a single point on the nuclear membrane, ठीक है, और उसकी वजह से ये बुके अपीयरेंस हो जाता है। अब जाइगोटीन स्टेज में पेयरिंग हो गई होमोलॉगस क्रोमोसोम्स की, और उनके बीच में एक कॉम्प्लेक्स बनता है जिसे हम कहते हैं साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। दिस फॉर्मेशन ऑफ साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बिटवीन द होमोलॉगस क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड एज साइनाप्सिस, ठीक है। सो साइनाप्सिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, कहाँ पे? बिटवीन द होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। तो डायग्राम भी बना सकते हो और इसको मेंशन कर सकते हो, ये होमोलॉगस क्रोमोसोम है, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स है एंड द प्रोसेस इज साइनाप्सिस। तो अगर आपको पूरी डेफिनेशन नहीं लिखनी है, डायग्राम बनाओ और प्रोसेस लिख दो साइनाप्सिस, उसमें भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। देन पैकेटीन क्रोमोसोम। पैकेटीन क्रोमोसोम का जो लैंडमार्क था वो हमारा था क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन, अब देखो ज़रा यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये जो है सिस्टर क्रोमेटिड्स है आपस में, ठीक है, और ये जो है ये भी दोनों आपस में सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, ठीक है। लेकिन ये रेड और ये ब्लू
आपस में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। ठीक है, तो क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, एक्सचेंज हो जाता है ऑफ व्हाट, ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन इसके बीच में और इसके बीच में। तो हम कहते हैं इसको एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। ये होमोलॉगस क्रोमोसोम्स है और इनके नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल जब होगा, दैट विल बी कॉल्ड एज क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर होने के लिए आपको जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स है इनको ओवरलैप करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपस में ओवरलैप करेंगे। ठीक है, ओवरलैप करने के बाद एक एंजाइम आता है जो कि इस पोर्शन को कट करेगा, इस पोर्शन को कट करेगा, फिर इस पोर्शन को नीचे ले जाएगा, इस पोर्शन को यहाँ ऊपर ले आएगा और फिर जो आपस में पेस्टिंग करनी थी इस यहाँ पे और यहाँ पे पेस्टिंग हो जाएगी। ठीक है, तो अगर इसको हम ऐसे बनाएं, सो ये क्या शो कर रहा है, दिस इज शोइंग overlapping of the non-sister chromatids of homologous chromosome, and this is basically showing crossing over taking place between non-sister chromatids of homologous chromosomes। तो जहाँ पे भी आपका क्रॉसिंग ओवर होना होता है वहाँ पे पैकेटीन स्टेज में याद रखना क्वेश्चन आता है कि क्या पैकेटीन स्टेज में साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होगा। वेरी मच आपका साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है। ठीक है, इस साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स के ऊपर डार्क स्ट्रक्चर्स अपीयर होते हैं जिन्हें हम कहते हैं रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स। ठीक है, इन रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स के अंदर एक एंजाइम होता है जिसे हम कहते हैं रिकॉम्बिनेस। नाउ दिस एंजाइम catalyzes the process of crossing over, because crossing over में 3 steps है। कटिंग होगी सेगमेंट्स की, एक्सचेंज होगा, देन पेस्टिंग होगी। तो ये तीनों काम रिकॉम्बिनेस एंजाइम है और ये एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, मतलब इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, तो हर एक काम जो है एक एंजाइम कर रहा है, तो हम इसको कहते हैं रिकॉम्बिनेस एंजाइम कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो जहाँ पे भी क्रॉसिंग ओवर होगी वहाँ पे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल प्रेजेंट होगा, ब्लैक कलर का, डार्क अपीयरेंस का। ठीक है, और रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल में क्या होगा, रिकॉम्बिनेज एंजाइम होगा, वहीं पे आपकी क्रॉसिंग ओवर होगी। क्रॉसिंग ओवर होने के बाद ये एक्सचेंज, ये रेड वाला पोर्शन इसके ब्लू के पास आ जाएगा और ये जो ब्लू वाला पोर्शन है वो रेड के पास चला जाएगा। ये क्रॉसिंग ओवर हो गया। नाउ क्रॉसिंग ओवर होने के बाद बिकॉज द डीएनए is containing, there is mixing of DNA, 2 DNA molecules, there is mixing of 2 DNA molecules, so this process is called as recombination। और जो वो DNA बनता है 2 DNA molecules का मिक्स होके उसको हम कहते हैं recombinant DNA। ठीक है, जैसे कि अब मेरा रेड क्रोमोसोम कैसा बनेगा, एक सिस्टर क्रोमेटिड्स पे तो कोई फर्क नहीं आया, लेकिन एक सिस्टर क्रोमेटिड पे आपका ब्लू कलर का पोर्शन आया है। ठीक है, ये देख लिया आपने। तो अब ये जो क्रोमोसोम है, बिकॉज इट इज कंटेनिंग अ पार्ट ऑफ अनदर क्रोमोसोम, सो नाउ दिस क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम। एंड द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ, वैसे तो हम डीएनए मॉलिक्यूल्स कहते हैं, लेकिन इस 11th लेवल पे आप क्रोमोसोम भी बोल सकते हो, लेकिन एक्चुअली में क्रोमोसोम मैंने आपको बताया था डीएनए और उसके ऊपर टेप लगी होती है।
तब जाके आपका क्रोमोसोम बनता है। और टेप क्या है? प्रोटीन, और जो वो फोल्डिंग हुई है थ्रेड की, वो थ्रेड क्या है? डीएनए। तब जाके आपका क्रोमोसोम बन रहा है। क्रोमोसोम में मतलब न्यूक्लिक एसिड भी है, डीएनए भी आता है और प्रोटीन भी आता है। लेकिन जो आपका मिक्सिंग होती है ना, वो हमेशा डीएनए की होती है, प्योर डीएनए की। तो ये जो आपका डीएनए है, द मिक्सिंग ऑफ two DNA molecules is called as recombination, and the molecule of DNA which is having portions of two DNA molecules is called as recombinant DNA molecule. Now this is recombinant chromosome. ऐसे ही आपका जो ब्लू कलर का क्रोमोसोम है वो कैसे हुआ? इसके अंदर रेड आएगा थोड़ा सा, और उसके बाद फिर ब्लू आएगा। ठीक है, सो ये भी एक रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम है, ये भी एक रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम है। दो डीएनए मॉलिक्यूल्स की मिक्सिंग को कहते हैं रिकॉम्बिनेशन, और फिर जो रिजल्टिंग डीएनए मॉलिक्यूल बनता है दो डीएनए के रिकॉम्बिनेशन की वजह से, उसे कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। सो पैकेटिन में क्या हो रहा है? पैकेटिन में क्रॉसिंग ओवर इज टेकिंग प्लेस। ठीक है, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स in the synaptonemal complex. The nodules are containing an enzyme called as recombinase, and recombinase helps in crossing over. ठीक है, तो recombination nodule कहाँ बन रहे हैं? पैकेटिन में। क्रॉसिंग ओवर कहाँ हो रहा है? पैकेटिन में। एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल कहाँ पे हो रहा है? पैकेटिन में। ठीक है, recombinase एंजाइम काम कहाँ पे कर रहा है? पैकेटिन में। डिप्लोटीन में क्या होता है कि अब डिप्लोटीन में आपका जो ये होमोलॉगस क्रोमोसोम्स थे, इनके बीच में जो सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स था वो डिसॉल्व हो जाएगा और फिर डिसअपियर कर जाएगा। तो सबसे पहले सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स आया कब? जाइगोटीन में। ठीक है, और उसके बाद वो गायब कहाँ पे हुआ? डिप्लोटीन में। ठीक है, तो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स भी डिसॉल्व हो गए, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स भी डिसॉल्व हो गया, लेकिन ये जो आपके नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स थे, इसको मैं बनाती हूँ एक सेकेंड। ठीक है, ये जो आपके नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स थे ये स्टिल आपके जॉइंट थे। ठीक है, और ये जॉइंट कहाँ पे थे? उस पॉइंट पे जहाँ पे एक्सचेंज हुआ था। ठीक है, सो यू विल सी द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स still joined at points where crossing over has taken place. तो ये जो X like स्ट्रक्चर होता है इसको हम कहते हैं, ये जो X like स्ट्रक्चर बना है इसको हम कहेंगे कायस्मेटा। It is an X-like structure, X-shaped structure, and chiasmata है क्या? It is the site at which crossing over has taken place. ये डायरेक्टली इसकी डेफिनेशन आती है, साइनेप्सिस की डेफिनेशन आती है, क्रॉसिंग ओवर की डेफिनेशन आती है। तो साइनेप्सिस द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बिटवीन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। व्हाट इज क्रॉसिंग ओवर? द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। व्हाट इज कायस्मेटा? इट इज एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर which is basically the site at which crossing over has taken place, or it is the site at which the non sister chromatids are still joined. ठीक है, इवन आफ्टर द डिसअपियरेंस ऑफ सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स।
ठीक है। अब डाइकाइनेसिस लास्ट रह गया है। डाइकाइनेसिस में क्या बताया था मैंने आपको कि जो भी आपका कायस्मेटा होता है वो टर्मिनल एंड्स पे पहुंच जाता है। अभी ये जो कायस्मेटा है ये टर्मिनल एंड पे नहीं है। टर्मिनल एंड क्या होगा, ये होगा। टर्मिनल एंड ये होगा। टर्मिनल एंड पे पहुंच जाएगा तो फिर ये कैसा दिखेगा आपको, now this is the chiasmata. This chiasmata has reached the terminal ends. So dikinesis का मतलब होता है the chiasmata they reach the terminal ends. So prophase is completed. प्रोफेज 1 इज कंप्लीटेड। मियोसिस, पूरी मियोसिस में प्रोफेज 1 जो होता है वो आपका लॉन्गेस्ट फेज होता है। और प्रोफेज 1 का भी कौन सा फेज लॉन्गेस्ट होता है, डिप्लोटीन फेज। ये हमेशा याद रखना, डिप्लोटीन इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ प्रोफेज 1, क्योंकि आपके कुछ वर्टिब्रेट्स के जो oocytes होते हैं, जितने मतलब लोअर वर्टिब्रेट्स या हायर वर्टिब्रेट्स भी ले लो, वर्टिब्रेट्स जो होते हैं दे आर व्हाट, they are chordates basically, having all the 3 chordate characters at least at some stage of life cycle. कौन से chordate characters होते हैं आपके, dorsal hollow nerve cord, dorsal mesodermal notochord and pharyngeal gill slits. तो ये तीनों चीज़ें जिस भी एनिमल के अंदर अगर लाइफ में एक स्टेज पे भी कभी दिख गई ना, या लार्वल स्टेज में या एम्ब्रियोनिक स्टेज में या एडल्ट स्टेज में, तो वो कॉर्डेट कहलाएगा एनिमल। और अगर वो कॉर्डेट के अंदर आपका जो नोटोकॉर्ड है वो वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है, देन दैट कॉर्डेट एनिमल इज कॉल्ड एज अ वर्टिब्रेट। ठीक है, तो जितने भी वर्टिब्रेट हैं उसमें जो फीमेल्स होती हैं उनके अंदर oocytes होते हैं। oocytes क्या होते हैं, बेसिकली दीज आर द सेल्स दैट विल गिव राइज टू द फीमेल गैमीट दैट इज कॉल्ड एज ओवम, ओवम और एग। ठीक है, तो ये जो oocytes होती हैं इनके अंदर मियोसिस होगा डेफिनेटली, क्योंकि ओवम क्या है, इट इज़ अ गैमीट, और गैमीट फॉर्मेशन कौन सी डिवीजन से होती है, मियोसिस डिवीजन से। तो ये oocytes क्या करती हैं, सिर्फ फीमेल्स की जो oocytes होती हैं वो प्रोफेज 1 के डिप्लोटीन स्टेज में अरेस्ट हो जाती हैं। ठीक है, और ये अरेस्ट फॉर्मेशन जो है ये प्यूबर्टी के टाइम पे, बर्थ से पहले ही ये अरेस्ट हो जाती हैं, और बर्थ के बाद जब प्यूबर्टी आती है फीमेल को 12 इयर्स की एज में, तब जाके ये डिप्लोटीन से दोबारा डाइकाइनेसिस स्टार्ट होता है और मियोसिस 2 स्टार्ट होता है। तो जो ये अरेस्ट हो रहा है डिप्लोटीन स्टेज, ये काफ़ी मंथ्स या ईयर्स के लिए हो जाता है। तो डिप्लोटीन स्टेज की ड्यूरेशन ईयर्स भी हो सकती है, इसलिए हम प्रोफेज 1 की जो लॉन्गेस्ट फेज कहते हैं वो डिप्लोटीन स्टेज कहते हैं। ठीक है, तो हमारा प्रोफेज 1 जो है अब कंप्लीट हो गया। प्रोफेज 1 के डाइकाइनेसिस में आते आते हमारा जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो गायब हो चुकी है। कंडेंसेशन जो है हम कहेंगे वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, हमारे जो है जो भी जितने भी क्रोमोसोम्स हैं ये पेयर्स में अरेंज्ड है। तो अगर मैंने पेरेंट सेल को अगर मैंने 2n इज इक्वल्स टू 4 लिया था, तो मेरे पास 2 पेयर्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, और इनके बीच में साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स नहीं दिखेगा क्योंकि वो डिप्लोटीन में गायब हो चुका है। ठीक है, अब आएगा प्रोफेज 1 के बाद मेटाफेज 1। मेटाफेज में क्या होता है, कंडेंसेशन कंप्लीट हो चुकी होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो चुकी होती है, सेंट्रियोल्स अपोजिट पोल्स पे पहुंच जाते हैं और जितने भी क्रोमोसोम्स हैं वो सेंटर में अलाइन कर जाते हैं। ये हमने माइटोसिस में पढ़ा है। बट जो मियोसिस का जो मेटाफेज 1 होता है उसमें एक डिफरेंस आता है। अभी आपके क्रोमोसोम्स जो है ना उन्होंने हाथ पकड़ा हुआ है अपने पार्टनर के साथ, तो जब भी मैं उनको
उनको बोलूँगी कि प्लीज़ सेंटर में लाई डाउन कर जाओ, तो वो अपने पार्टनर का हाथ नहीं छोड़ेंगे, वो कहेंगे कि हम अपने पार्टनर के साथ ही लेटेंगे सेंटर में। अब पार्टनर के साथ कितने पेयर बन रहे हैं? 2 पेयर। तो ये एक पार्टनर है मेरा, ठीक है, एक ब्लू कलर का पार्टनर है और एक रेड कलर का पार्टनर है, ठीक है। ये आपस में पेयर की फॉर्म में लेट जाते हैं। है ये 4 क्रोमोसोम्स, चारों लेटे हुए हैं, लेकिन कैसे लेटे हुए हैं? पेयर की फॉर्म में, सच दैट एक क्रोमोसोम एक पोल के टूवर्ड्स है, दूसरा क्रोमोसोम दूसरे पोल के टूवर्ड्स है। अब इसका जो सेंट्रियोल है वो ये है, ठीक है, और जो इसका सेंट्रियोल है वो यहाँ पे है। ओके, तो अब क्या होगा? मेटाफेज में सेंट्रियोल्स अपोजिट पोल्स पे होते हैं और स्पिंडल फॉर्मेशन होती है। स्पिंडल फॉर्मेशन होने के बाद जो स्पिंडल्स होते हैं वो किस पे ज्वाइन करते हैं? सेंट्रोमियर के काइनेटोकोर पे, ठीक है। अब यहाँ के जो स्पिंडल फाइबर्स आएंगे वो सिर्फ इसी क्रोमोसोम पे आके रुक जाएंगे, इस क्रोमोसोम को पार नहीं कर सकते वो, ठीक है। यहाँ पे आएंगे, इस क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर पे जाके अटैच हो जाएंगे। अटैच तो होंगे वो काइनेटोकोर पे ही होंगे, ठीक है। अब काइनेटोकोर से आगे नहीं बढ़ते वो, यहाँ के भी काइनेटोकोर पे अटैच हो जाएंगे, यहाँ के भी काइनेटोकोर पे अटैच हो जाएंगे। ओके, अब ध्यान से देखो कि आपका माइटोसिस में क्या होता था। आपका एक क्रोमोसोम जो है 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स का पड़ा हुआ है और ये आपस में आके ऐसे अटैच होते थे। तो होता क्या था कि एक ही सेंट्रोमियर पे 2 स्पिंडल फाइबर्स आ रहे हैं। यहाँ पे देखो, इस एक सेंट्रोमियर पे एक ही स्पिंडल फाइबर आया है, इसके एक सेंट्रोमियर पे एक ही स्पिंडल फाइबर आया है। एक डिफरेंस ये हो गया, ठीक है। तो एक यहाँ पे माइटोसिस के मेटाफेज के अंदर एक सेंट्रोमियर पे 2 स्पिंडल फाइबर्स आते हैं, एक वन पोल से एक दूसरे पोल से। लेकिन मेटाफेज 1 में, मियोसिस के मेटाफेज 1 में आपको एक सेंट्रोमियर पे एक ही स्पिंडल फाइबर मिलेंगे। अब आएगा आपका एनाफेज 1। एनाफेज 1 आते ही आपका सेल जो है इलोंगेट करेगा। इलोंगेट करने के बाद स्पिंडल फाइबर्स यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। स्पिंडल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट करने से माइटोसिस में क्या हो रहा था कि सेंट्रोमियर स्प्लिट हो रहा था, जिसकी वजह से सिस्टर क्रोमेटिड्स उखड़ के, मतलब सेपरेट होके, स्प्लिट होके अपोजिट पोल्स पे जा रहे थे। अब देखो, यहाँ पे मैं स्पिंडल फाइबर्स को कॉन्ट्रैक्ट करूंगी तो कौन खींचेगा? ये पूरा का पूरा क्रोमोसोम उठ के यहाँ पे आ जाएगा और ये क्रोमोसोम खिंच के यहाँ पे चला जाएगा। तो माइटोसिस में, एनाफेज में सेपरेशन किसका होता है? सिस्टर क्रोमेटिड्स का। यहाँ पे एनाफेज 1 में किसका सेपरेशन हो रहा है? क्रोमोसोम का। क्रोमोसोम पेयर में से दोनों क्रोमोसोम अलग अलग पोल पे चले जाएंगे। तो यू विल सी एनाफेज लाइक दिस। ये ब्लू कलर का पूरा इसका क्रोमोसोम आ गया और यहाँ पे रेड वाला क्रोमोसोम आ गया, ठीक है। अगेन शेप कैसी होती है जब ये मूव करते हैं टूवर्ड्स द पोल्स, कि सेंट्रोमियर आपका जो है वो टूवर्ड्स द पोल होगा और जो आर्म्स होंगी वो बिहाइंड होंगी। जैसे कि मैंने ये दिखाया है, ये परफेक्ट दिखाया है मैंने शेप में, कि सेंट्रोमियर टूवर्ड्स द पोल एंड आर्म्स जो हैं दे आर बिहाइंड। माइटोसिस के एनाफेज में क्या होता है कि सेंट्रोमियर इज टूवर्ड्स द पोल बट जो आर्म्स होती है सिस्टर क्रोमेटिड्स की वो बिहाइंड होती है। यहाँ पे, वहाँ पे 2 आर्म्स होती हैं, यहाँ पे 4 आर्म्स है, क्योंकि दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। पूरा का पूरा क्रोमोसोम उठ के यहाँ पे जा रहा है। सो एनाफेज 1 में देयर इज सेपरेशन ऑफ और स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो अब क्या हुआ? अब टीलोफेज 1 आएगा। टीलोफेज 1 आने पे क्या होगा? यहाँ पे एक न्यूक्लियस बनेगा और यहाँ पे एक न्यूक्लियस बनेगा। इस न्यूक्लियस में कितने क्रोमोसोम्स हैं? 1 and 2, बट दे आर रेप्लिकेटेड। यहाँ पे कितने क्रोमोसोम्स हैं? 1 and 2,
एंड दे आर रेप्लिकेटेड। तो अब हमारे पास एक ही सेल के अंदर दो न्यूक्लियाई आ गए हैं एट ईच पोल कंसिस्टिंग ऑफ 2 क्रोमोसोम्स। ठीक है, पेरेंट सेल में आपका कितना था, पेरेंट सेल मैंने ऐसा बनाया था, ठीक है, उसके अंदर मैंने आपके 4 क्रोमोसोम्स दिखाए थे, क्रोमैटिन थ्रेड्स दिखाए थे। ठीक है, और मुझे डॉटर सेल्स इसके हिसाब से क्या मिलने चाहिए थे, एक ही डॉटर सेल बना रही हूँ मैं यहाँ पे, मेरे को एक डॉटर सेल जो मिलेगा, ऐसे 4 डॉटर सेल्स मिलेंगे जिसके पास सिर्फ 2 ही क्रोमोसोम्स रह जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 2 न्यूक्लियाई बन चुके हैं जिसमें 2 क्रोमोसोम्स हैं, तो हमारा आधा काम हो चुका है। बस अब क्या काम रह गया है कि ये रेप्लिकेटेड है, इनको अनरेप्लिकेटेड करना है, मतलब सिस्टर क्रोमेटिड्स को अब सेपरेट करना है। ठीक है, अब ये ज़रूरी नहीं है कि मियोसिस 1 के टीलोफेज 1 के बाद ये सेल डिवाइड करे, साइटोकाइनेसिस 1 हो। कई बार साइटोकाइनेसिस 1 होती है और ये एक सेल बनता है और ये एक सेल बनता है। ठीक है, फिर ये 2 सेल्स में डिवाइड होता है मियोसिस 2 में जाके। ठीक है, तो क्या हुआ, एक सेल ये बना, एक सेल ये बना, और ये भी मियोसिस 2 में जाके 2 में डिवाइड करेगा, एक सेल ये बना, एक सेल ये बना। तो टोटल कितने हो गए एट द एंड ऑफ मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता कि मियोसिस 1 के बाद साइटोकाइनेसिस 1 होगा ही होगा। कई बार मियोसिस 1 के बाद सीधा साइटोकाइनेसिस 1 ना होके मियोसिस 2 शुरू हो जाता है। तो एक ही सेल के अंदर अब आपको क्या दिखेगा कि ये जो न्यूक्लियस है ये यहाँ पे डिवाइड कर रहा है और ये यहाँ पे डिवाइड कर रहा है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक ही सेल के अंदर 4 न्यूक्लियस आ जाएंगे, 1 2 3 एंड 4, और उसके बाद हमारा साइटोकाइनेसिस होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में अगर आपसे आए कि मियोसिस 1 इज ऑलवेज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस 1, दैट इज रॉन्ग, नॉट ऑलवेज। ठीक है, अब मियोसिस 1 के बाद आपके पास 2 न्यूक्लियाई आ चुके हैं, एक यहाँ पे आ चुका है, एक यहाँ पे आ चुका है। दोनों के पास 2 डीकंडेंस होते हैं लेकिन पूरी तरीके से डीकंडेंस नहीं होते ये। ठीक है, अभी थोड़ा सा फॉर्मेशन में रहेंगे, क्रोमोसोम फॉर्मेशन में। आपके पास 2 क्रोमोसोम आ चुके हैं लेकिन ये क्रोमोसोम्स रेप्लिकेटेड है। ठीक है, मतलब क्या है, क्रोमोसोम नंबर जो आपका हाफ होना था वो हो चुका है, बट डीएनए कंटेंट आपका अभी भी डबल है क्योंकि सिस्टर क्रोमेटिड्स है। जब तक सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट नहीं होंगे तब तक डीएनए कंटेंट हाफ नहीं होगा। और डीएनए कंटेंट अभी कितना बना हुआ है, 32C। पेरेंट सेल में कितना था, 16C। इसलिए अब हम मियोसिस 2 करेंगे। मियोसिस 2 में मैं क्या कर रही हूँ, मैं सपोजिडली मान रही हूँ कि मेरा साइटोकाइनेसिस हो चुका है। अब एक सेल ले रही हूँ मैं, ये वाला। ठीक है, इस सेल में क्या हो रहा है, ये सेल है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ चुकी है इसकी। ठीक है, इसके अंदर आपके पास 2 क्रोमोसोम्स हैं लेकिन रेप्लिकेटेड है। इसके पास प्रोफेज 2 की बात हो रही है, ये 2 सेंट्रियोल्स भी हैं, दे हैव स्टार्टेड मूविंग टूवर्ड्स द अपोजिट पोल्स। ठीक है, सो प्रोफेज 2 में क्या हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विल स्टार्ट डिसअपियरिंग, सेंट्रियोल्स विल स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स द अपोजिट पोल्स। जो आपके टीलोफेज 1 में थोड़े बहुत डीकंडेंसेशन हुआ था क्रोमोसोम्स का, नाउ द कंडेंसेशन विल अगेन स्टार्ट एंड बाय द एंड ऑफ प्रोफेज 2 कंडेंसेशन कंप्लीट हो जाती है। बाय द एंड ऑफ प्रोफेज 2 और बाय द बिगिनिंग ऑफ मेटाफेज 2, मतलब प्रोफेज के एंड पे या बिगिनिंग ऑफ मेटाफेज, वैसे आपकी बुक में लिखा हुआ है बिगिनिंग ऑफ मेटाफेज पे आपका जो कंडेंसेशन है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, तो बेस्ट ऑप्शन रहेगा मेटाफेज की बिगिनिंग में। ठीक है, तो हमने प्रोफेज 2 में सिर्फ इतना दिखाया है। अब आएगा हमारा मेटाफेज 2। मेटाफेज 2 में क्या होगा कि ये सेल है
और मैंने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब दिखा दी है। सेंट्रियोल्स अपोजिट पोल्स पे पहुंच चुके हैं। अब ये दो ही रह गए थे क्रोमोसोम्स, मेरी ये दोनों क्रोमोसोम्स जो है सेंटर में लेट चुके हैं। ठीक है, अब ये पेयर में नहीं लेटे। आपसे अगर ऑप्शन में आए व्हेन डू यू सी pair of homologous chromosomes lying in the center of the cell, मेटाफेज 1 और मेटाफेज 2? मेटाफेज 1, मेटाफेज 1 में आपके जो क्रोमोसोम्स थे वो पेयर में लेटे थे। ठीक है, मेटाफेज 2 में आपके क्रोमोसोम सिंगल लाई करेंगे सेंटर ऑफ द सेल में, क्योंकि मेटाफेज 2 इज जस्ट लाइक माइटोसिस। माइटोसिस में क्या होता है, सिंगल क्रोमोसोम, रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम, दे लाई इन द सेंटर ऑफ द सेल सच दैट ईच sister chromatid faces towards the opposite pole. But in metaphase 1, pair of homologous chromosomes lie in the center of the cell such that each chromosome faces towards the opposite pole. ठीक है, तो अब हमारा मेटाफेज 2 के अंदर हमने सिंगल क्रोमोसोम जो है उसको सेंटर में लेटा दिया है। स्पिंडल फॉर्मेशन होगा एंड द स्पिंडल विल गेट अटैच टू द सेंट्रोमियर फ्रॉम बोथ द साइड्स। ठीक है, अब इसके एक ही सेंट्रोमियर है, उसके पास 2 काइनेटोकोर है और उस एक सेंट्रोमियर पे दोनों जगह से स्पिंडल फाइबर्स अटैच हो रहे हैं। वहाँ पे क्या था, हर सेंट्रोमियर पे एक ही स्पिंडल फाइबर अटैच हो रहा था एक साइड से। इसके पास यहाँ से अटैच हो रहा था और इस रेड वाले के पास यहाँ से अटैच हो रहा था। ठीक है, यहाँ पे एक ही सेंट्रोमियर पे दोनों अटैच होंगे स्पिंडल फाइबर, 2 स्पिंडल फाइबर्स अटैच होंगे। ठीक है, अब आएगा आपका एनाफेज 2। एनाफेज 2 में आपका सेल पहले इलोंगेट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद स्पिंडल फाइबर्स विल कॉन्ट्रैक्ट, द सेंट्रोमियर विल स्प्लिट एंड द सिस्टर क्रोमेटिड्स विल सेपरेट। तो अब आपका सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो गए हैं। सेंट्रोमियर टुवर्ड्स द पोल, आर्म्स बिहाइंड, सेंट्रोमियर टुवर्ड्स द पोल, आर्म्स बिहाइंड। ठीक है, उसके बाद आपका आएगा टीलोफेज। टीलोफेज में क्या हुआ, 2 पोल्स पे 2 न्यूक्लियाई बन जाएंगे, ईच पोल पे एक न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गई। और जो आपके ये सिस्टर क्रोमेटिड है ना, ये सिस्टर क्रोमेटिड है। ठीक है, अब ये थ्रेड लाइक बन जाएंगे, तो 2 बन गए। अब साइटोकाइनेसिस हो जाएगा। तो मेरे इस वाले न्यूक्लियस से ये 2 सेल बने, एक ये और दूसरा ये। तो इससे भी ऐसे ही आपके 2 सेल बने होंगे 2 थ्रेड्स के लिए, 2 थ्रेड्स लेकर। यहाँ से भी आपके 2 बनेंगे, 2 थ्रेड्स। तो पेरेंट सेल मेरा कैसा था, पेरेंट सेल था मेरा 4 थ्रेड्स थे उसके पास, 2n इज इक्वल्स टू 4, 4 थ्रेड्स थे। और एक सेकेंड रुको, अरेंजमेंट, हाँ, पेरेंट सेल था मेरा 2n इज इक्वल्स टू 4, 4 थ्रेड्स थे इसके पास। और इससे मेरे 4 डॉटर सेल बने हैं। ठीक है, और चारों के पास कितने हैं, 2-2 थ्रेड्स हैं, मतलब n इज इक्वल्स टू 2 ऑफ ऑल द डॉटर सेल्स। सो मियोसिस 2 इज कंप्लीटेड। मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में एक छोटी सी स्टेज होती है जिसे हम कहते हैं इंटरकाइनेसिस। अब ये किसके बीच में आ रही है, मियोसिस के बीच में आ रही है, इसलिए इसको कहते हैं इंट्रा। इंट्रा का मतलब होता है बीच, अंदर। इंट्रा मियोटिक इंटरफेस, इसको इंट्रा मियोटिक इंटरफेस भी कहते हैं। ये क्यों ज़रूरी है इंटरकाइनेसिस बिटवीन मियोसिस, ये मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में आती है इंटरकाइनेसिस, बिकॉज
इट इज़ काइंड ऑफ एन इंटरफेस। इंटरफेस और इंटरकाइनेसिस में एक ही फ़र्क है कि इंटरफेस जो होता है उसमें एस फेज होता है जिसमें डीएनए रेप्लिकेशन होता है, लेकिन इंटरकाइनेसिस में डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता। इसमें प्रिपरेशन होती है माइटोसिस के लिए, मियोसिस के लिए, सॉरी एम फेज के लिए, क्योंकि अगेन आपका दोबारा से एम फेज आने वाला है मियोसिस 2, तो उसके लिए प्रिपरेशन इज रिक्वायर्ड एंड दैट प्रिपरेशन अकर्स इन इंटरकाइनेसिस। सो मियोसिस 1 की प्रिपरेशन कब होती है? इंटरफेज में। मियोसिस 2 की प्रिपरेशन होती है इंटरकाइनेसिस में। ठीक है, इंटरकाइनेसिस में द ओनली डिफरेंस ऑफ बिटवीन इंटरकाइनेसिस एंड इंटरफेज इज कि इंटरकाइनेसिस में एस फेज एब्सेंट होता है, डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होती। ठीक है, सो मियोसिस आपका हो गया। मियोसिस में अगर इसकी सिग्निफिकेंस पूछी जाए तो गैमीट फॉर्मेशन अकर्स विद द हेल्प ऑफ मियोसिस। ठीक है, एंड इफ मियोसिस डज नॉट टेक प्लेस then the zygote will become 4n। ठीक है, तो स्पीशीज का प्लॉइडी सेम रखने के लिए मियोसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंडली, अगर गैमीट्स नहीं बनेंगे तो रिप्रोडक्शन रुक जाएगा एंड स्पीशीज विल बिकम एक्सटिंक्ट। सो टू प्रिवेंट द एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज मियोसिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, एंड देन थर्ड, बिकॉज ऑफ क्रॉसिंग ओवर क्या हुआ है? रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन हुआ है ना, मिक्सिंग ऑफ 2 डीएनए मॉलिक्यूल्स, एंड रिकॉम्बिनेशन की वजह से ही जो डॉटर सेल्स होते हैं दे आर नेवर आइडेंटिकल टू द पेरेंट सेल। ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंस बिटवीन द पेरेंट सेल एंड द डॉटर सेल, ये डिफरेंस क्या होता है? वेरिएशंस। ठीक है, और वेरिएशंस क्यों आ रहे हैं? बिकॉज ऑफ रिकॉम्बिनेशन। एंड रिकॉम्बिनेशन क्यों आ रहा है? बिकॉज ऑफ क्रॉसिंग ओवर। सो बिकॉज ऑफ क्रॉसिंग ओवर वेरिएशंस अराइज एंड वेरिएशंस दे लीड टू एवोल्यूशन। तो 3 चीज़ों, 3 सिग्निफिकेंस हो गई आपकी मियोसिस की। फर्स्ट, कि आपका जो प्लॉइडी है ऑफ zygote, it remains 2n because of meiosis. Second, gamete formation takes place because of meiosis, so species extinction does not occur. Third, crossing over during meiosis leads to variations and variations lead to evolution. ठीक है, तो 3 इसकी सिग्निफिकेंस है। और अगर आपसे पैकेटिन की सिग्निफिकेंस पूछी जाए तो वही बात होगी कि क्रॉसिंग ओवर होता है, उसकी वजह से रिकॉम्बिनेशन होता है, उसकी वजह से वेरिएशंस आते हैं एंड वेरिएशंस की वजह से एवोल्यूशन होता है। एंड एवोल्यूशन की सिग्निफिकेंस तो अगर एवोल्यूशन नहीं हुआ होता तो एक सिंगल सेल बैक्टीरिया ही दुनिया में घूम रहा होता और उसके अलावा कोई भी ऑर्गेनिज्म अर्थ पे नहीं होता। सो अब मैं इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस आपको भेज दूंगी। अच्छा हाँ, न्यूमेरिकल्स आते हैं आपके इसके ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल एक न्यूमेरिकल होता है कि n नंबर ऑफ सेल्स के लिए डिविजन्स कितनी चाहिए? माइटोटिक डिविजन्स कितनी चाहिए? n-1। ये पहला न्यूमेरिकल है। तो अगर मैं क्वेश्चन में आपको बोलूं कि 32 सेल्स बनाने हैं मुझे, सो हाउ मैनी माइटोटिक डिविजन्स आर रिक्वायर्ड? तो आप बोलोगे 32 - 1 इज इक्वल्स टू 31 डिविजन्स आर रिक्वायर्ड। ठीक है, सेकेंड न्यूमेरिकल, if you want to make n number of cells, तो number of इसके अंदर क्या कहेंगे? माइटोटिक डिविजन्स तो आपकी इतनी हो गई।
जनरेशन्स कितनी चाहिए होंगी? 32 सेल्स तो कितनी, हाँ, नंबर ऑफ जनरेशन्स रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ जनरेशन्स कितनी रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे 32 सेल्स हैं, ठीक है, तो कितनी बार कितनी जनरेशन्स रही होंगी, तो उसका फॉर्मूला होता है 2 रेज़ टू द पावर n। n कितना है मेरा? 32, तो 2 रेज़ टू द पावर n इज इक्वल्स टू 32, ठीक है। तो n की वैल्यू हो गई 5। तो जब ये सेल 5 बार एक मिनट रुकना, ओके, फाइनली आई गॉट इट। n-1 जो फॉर्मूला है ना, ये मैं क्लास में डिस्कस करूँगी ये किसका फॉर्मूला है। अगर आपको नंबर ऑफ डिविजन्स निकालनी है, ठीक है, और आपको सेल्स बता दिए गए हैं, फॉर एग्जांपल आपको 256 सेल्स बताए हैं कि मेरे 256 सेल्स जो हैं, एक सेल से अगर मैं स्टार्ट करूं और 256 सेल्स तक मैं अगर पहुंचना चाहती हूं तो मुझे कितनी माइटोटिक डिविजन्स लगेंगी। तो आप क्या करोगे, इसका फॉर्मूला होता है 2 रेज़ टू द पावर n, ठीक है। n क्या है? फाइनल नंबर ऑफ सेल्स। तो यहाँ पे क्या हुआ, फाइनल नंबर ऑफ सेल्स कितना है? 256, तो 2 रेज़ टू द पावर n, ठीक है, 2 रेज़ टू द पावर n, ये 2 रेज़ टू द पावर n इज इक्वल्स टू फाइनल नंबर ऑफ सेल्स, ये है आपका फॉर्मूला। सो 2 रेज़ पावर n इज इक्वल्स टू 256। तो कौन सी पावर है n की जिसमें 256 आएगा? अगर हम 2 टू द पावर 1 करते हैं तो कितना आता है? 2 टू द पावर 2 करते हैं तो कितना आता है? 4 2 टू द पावर 3 करते हैं तो कितना आता है? 8, ठीक है। 2 टू द पावर 4 करते हैं तो कितना आता है? ये 16। 2 टू द पावर 5 32, 2 टू द पावर 6 32 इंटू 2 कितना होगा आपका? 64, ठीक है। फिर 2 टू द पावर 7 64 इंटू 2 करोगे तो कितना आएगा आपका? 128। 2 टू द पावर 8 आपका 256, ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी हुई? 8। तो 8 डिविजन्स आर रिक्वायर्ड जिससे कि आप एक सेल से 256 सेल्स बनाओगे। ये एक न्यूमेरिकल है जो कि इस चैप्टर से आता है। आपको एक सेल से 256 सेल्स बनाने हैं। हाउ मैनी डिविजन्स आर रिक्वायर्ड? 2 टू द पावर n इज इक्वल्स टू 256 करना है आपको, ठीक है। और n की पावर निकालनी है। n क्या होगा कि आपका जो ये 2 टू द पावर n करके 256 आए, तो 2 टू द पावर 8 जब हम करते हैं तब जाके हमारा 256 आता है। तो n क्या है? 8। तो n विल बी द नंबर ऑफ डिविजन्स। 2 टू द पावर n इज इक्वल्स टू फाइनल नंबर ऑफ सेल्स। इससे हमारा क्या निकलता है? n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ डिविजन्स, नंबर ऑफ डिविजन्स निकलता है, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन आपका ये होता है कि आपका जो बॉक्स था, ठीक है, उसमें 50 सेल्स थे, ओके। और ये 50 सेल्स जो बने थे ये सपोजिटली x डिविजन्स के बाद बने थे, ठीक है। सपोजिटली x नंबर ऑफ डिविजन्स के बाद 50 सेल्स बने थे, ठीक है। अब कितने डिविजन्स के बाद ये 100 बन जाएंगे? 50 के बाद एक डिवीजन करो, 100 बन जाएंगे। हर एक सेल से
एक डिवीजन के बाद कितने सेल्स बनते हैं? 2 सेल्स। तो 1 × 2 करके 2 सेल्स बनते हैं। अगर 50 का हर एक सेल डिवाइड करेगा 2 में तो कितने सेल्स बन जाएंगे? 100। ठीक है, राइट। तो x नंबर ऑफ डिविजन्स के बाद आपके 50 सेल्स बने थे, तो अब ये कितने डिविजन्स के बाद 100 बनेंगे? x + 50 डिविजन्स, क्योंकि 50 सेल है, हर सेल डिवाइड करेगा तब जाके आपके 100 बन जाएंगे। ठीक है, ये सेकंड टाइप का फॉर्मूला है, सेकंड टाइप का न्यूमेरिकल है। थर्ड टाइप का न्यूमेरिकल होता है कि एक बॉक्स जो है वो आपका हाफ फिल्ड है। ठीक है, उसको हाफ फिल होने के लिए 50 मिनट्स लगे हैं। ठीक है, अब इसके अंदर जितने भी सेल्स हैं ना, उनको डिवाइड करने के लिए 1 मिनट चाहिए होता है। तो ये कितनी देर में फुल हो जाएगा? हर सेल, आपको पता है अगर ये 50 मिनट में इतने सेल बने हैं, ठीक है, तो हर सेल को डिवाइड करना पड़ेगा तब जाके ये पूरा फिल हो जाएगा। ठीक है, हाफ है ना, ये हाफ फिल्ड है। हर सेल जब डिवाइड करेगा तो ये फुल फिल्ड हो जाएगा। और हर सेल डिवाइड करेगा, एक साथ डिवाइड करेंगे सारे सेल। ठीक है, और हर सेल को डिवाइड करने के लिए कितना मिनट चाहिए? 1 मिनट। तो सारे सेल जो डिवाइड करेंगे एक ही मिनट में तो करेंगे, तो 50 मिनट्स में ये हाफ फिल हुआ था, तो 51 मिनट्स में ये पूरा फिल हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो 2n वाला फॉर्मूला याद रखना। दूसरी बात, अगर 50 सेल्स थे आपके पास, उनको 100 बनाना है तो कितनी डिविजन्स चाहिए? पहले तो 50 सेल्स कितनी डिविजन्स में बने हैं? x नंबर ऑफ डिविजन्स में। तो 100 कैसे बनेंगे? क्योंकि 50 का हर एक सेल जो है डिवाइड करेगा तब जाके 100 बनेंगे। तो जितने सेल्स हैं वो प्लस कर दोगे। ठीक है, अब थर्ड टाइप का न्यूमेरिकल है कि आपका जो बॉक्स है वो हाफ फिल्ड है। हाफ फिल्ड होने के लिए उसको 50 मिनट्स लगे। और फुल कब होगा? ये कितने मिनट में होगा? सेल, हर एक सेल 1 मिनट में डिवाइड करता है, ये आपको गिवन है। तो 1 मिनट ऐड कर दो तो ये फुल हो जाएगा। अगर हर सेल 2 मिनट में डिवाइड करता है तो 50 + 2 करोगे तो 52 मिनट्स में ये आपका फुल होगा। इन तीनों टाइप के क्वेश्चंस को, एक ये और एक ये, एक बार 2 बार सुन लेना, 3 बार सुन लेना। नहीं समझ में आए तो क्लास में डिस्कस कर लेंगे इसको एक बार। ठीक है, सो ये आपका चैप्टर जो है मियोसिस सेल साइकिल जो है ये आपका कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें से जो भी डाउट्स है निकाल के आना। इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर कुछ डाउट्स निकलते हैं तो वो डिसाइड करके आना। क्लास में मैं फर्स्ट 15 मिनट्स जो है डाउट्स पे दूंगी, उसके बाद मैं चैप्टर 9 आपका जो है स्टार्ट कर दूंगी। चैप्टर 9 की वीडियो भी आपके पास कल आ जाएगी और परसों भी आएगी आपके पास वीडियो, क्योंकि शायद मैं मंडे को आऊँ तो फिर मैं आपके जो है एटलीस्ट हाफ चैप्टर में आपका कवर अप कर दूंगी चैप्टर 9। तो हम फिर सेकंड पार्ट ऑफ हाफ चैप्टर जो है चैप्टर 9 से स्टार्ट करेंगे। तो जितनी भी वीडियोस बनेंगी उस पर जो भी आपके डाउट्स बनते हैं पेपर पे लिख लेना और ले आना, क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ऑल द बेस्ट।